हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपने ने पढ़ा था स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व और स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण अपने किसको कहेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपने इसको समझते हैं कि कोई एक कुंडली है, इस कुंडली के साथ में क्या लगा रखा है? कोई बैटरी या ये कह दो सेल लगा हुआ है, उसके साथ श्रेणी क्रम में अपने ने जोड़ दिया। ये कह दे प्लस माइनस, और यहाँ अपने ने कोई कुंजी लगा रखी है, ये कुंजी के हो गई, ये बैटरी या सेल हो गया, ये प्लस साइन है, ये माइनस है, करंट बहेगी वो पॉजिटिव टू इधर नेगेटिव की तरफ। अपने ने एक दूसरी कुंडली ली और उस दूसरी कुंडली को, जैसे इसको कह दे कुंडली ए, या इसको बोल सकते हैं प्राइमरी या प्राथमिक कुंडली कह दे। एक अपने पास दूसरी कुंडली है सेकेंडरी कोइल जिसको अपने कहे, जिसको अपने ने इसके ऊपर लपेटा है, प्राइमरी जो कोइल है उसके ऊपर, इसी के ऊपर लपेट दिया। इसके साथ में अपने ने क्या लगा रखा है? इसके श्रेणी क्रम में करंट नापने के लिए क्या लगाया हुआ है? एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है जी। तो जैसे ही अपने क्या करेंगे, इस कुंजी के को दबाएंगे, कुंजी के को दबाएंगे तो इस सर्किट में क्या होना शुरू हो जाएगा भाई? प्राथमिक कुंडली है या कह दो कुंडली ए के अंदर करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे धारा बहेगी तो क्या होगा? कुंडली से या कुंडली के ऊपर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इससे जैसे जैसे करंट का मान अपने मिनिमम मतलब पहले बह नहीं रही थी तो इसका मतलब 0 था, जैसे जैसे मैक्सिमम मान तक करंट का मान बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या आएगा? बल रेखाएं वो ज्यादा गुजरेगी, जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे। तो इसे ये कह सकते हैं कि प्राइमरी जो कुंडली है उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो फ्लक्स है इसके पास में रखी हुई दूसरी जो कुंडली है, अगर उस कुंडली के ऊपर, या तो कह दें कि इसी कुंडली के ऊपर दूसरी कुंडली को लपेट दिया जाए, या अपने कह दें इसके बिल्कुल अपने ने क्या रख दिया जाए? पास में रख दिया जाए, तो जो सेकेंडरी कोइल है उस सेकेंडरी कोइल के अंदर भी क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसमें करंट बहने लग जाती है। और करंट जब बहेगी तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा? विक्षेप आएगा। भी ये कह दे अपने को क्या दिखाई देगा कि जैसे ही अपनी सेकेंडरी कोइल को प्राइमरी के पास में रखेंगे तो अपने को गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप दिखाई देगा। ये विक्षेप किसके कारण उत्पन्न हुआ? कि सर्किट में धारा बही। अब धारा कहाँ से हुई? कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है तब। और विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि प्राइमरी जो कुंडली है उसके अंदर अपने ने करंट का मान यानी बढ़ाना शुरू किया। बढ़ाना तो ऐसे कह सकते हैं कि पहले स्विच ऑन था, बाद में पहले ऑफ था, फिर अपने ने ऑन कर दिया, मतलब धारा चालू कर दी उस सर्किट के अंदर प्रवाहित होना। तो जो कोयल है उसके ऊपर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा? फ्लक्स उत्पन्न होगा या बल रेखाएं गुजरेगी। वो बल रेखाएं किसमें से होकर के गुजरेगी? सेकेंडरी कोयल में से भी होकर के गुजरेगी, जिससे उसके समय के साथ फ्लक्स में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। फ्लक्स में जब परिवर्तन आएगा तो क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे सर्किट में धारा बहेगी और गैल्वेनोमीटर में अपने को विक्षेप दिखाई देगा। तो अपने इसी घटना को क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अभी इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपने को डेफिनेशन देनी है, तो डेफिनेशन के लिए तो 3-4 लाइनें लिखनी है, लेकिन इसको जब समझाओगे तो आप इस प्रकार से एक डायग्राम बना करके समझा सकते हैं। यानी इसको कोयल को ए मान लिया, इसको सेकेंडरी कोयल कह देना, या इसको बी मान लिया। जैसे अपने ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी ऐसा ही पढ़ेंगे। अब क्या करते हैं कि प्राइमरी कुंडली पर जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है या फ्लक्स संबद्ध होता है उससे वो ही सेकेंडरी से उत्पन्न हो या सेकेंडरी से संबद्ध हो, इसके लिए अपने क्या करते हैं? प्राइमरी के ऊपर ही सेकेंडरी कोइल को लपेट देते हैं, जैसे इस डायग्राम के अंदर मैंने दिखाया है। हो सकता है अपने इसको पास में भी रख दे, लेकिन इतनी बल रेखाएं उसमें से होकर के पास नहीं हो पाएगी जितनी इस कंडीशन में हो रही है। तो इस सिद्धांत के ऊपर काम करता है कौन? ट्रांसफॉर्मर करता है। ठीक है, तो अपने एक कुंडली को दूसरी कुंडली के ऊपर लपेट दे तो यहाँ पे फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा प्राइमरी के अंदर वो सेकेंडरी से भी संबद्ध होगा, तो सेकेंडरी कोइल के भी फ्लक्स में उतना ही परिवर्तन आएगा, जिससे विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा, या कह दे कि अपने करंट का मान है वो ज्यादा बहेगा, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप है वो ज्यादा आएगा।
सेम कंडीशन तब होती है जब अपने क्या कर देते हैं, इस कुंजी के को खोल दे। भी जैसे ही करंट का मान 0 से बढ़कर के अपने मैक्सिमम मान तक हो गया, वापस अगर कुंजी के को खोल देंगे तो पहले करंट मैक्सिमम मान तक बढ़ी हुई थी, अब धीरे धीरे क्या होगी, शून्य होगी। शून्य होगी तो फिर से सेम वही कंडीशन उत्पन्न होगी कि प्राइमरी जो कुंडली है उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, जिससे बल रेखाएं जो गुजर रही है या फ्लक्स जो उससे संबद्ध हो रहा है वो सेकेंडरी कोइल से भी संबद्ध होने के कारण दोनों के ही फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, जिससे प्राइमरी में तो सेल के कारण करंट बह रही है, लेकिन सेकेंडरी में जो फ्लक्स संबद्ध होने के कारण उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसमें धारा बहती है और गैल्वेनोमीटर में फिर से विक्षेप आता है। लेकिन जो प्राइमरी या पहले वाली जो कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आया था, दूसरी बार जो विक्षेप आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले वाले से अपोजिट होगी। क्योंकि लेंज का नियम आपने पढ़ा है, फैराडे का नियम आपने पढ़ा है, तो यानी E बराबर लिखते हैं -d∅/dt, क्योंकि जो इसमें करंट प्रवाहित होगी वो उस परिवर्तन का विरोध करेगी जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये गैल्वेनोमीटर में विक्षेप वाली जो बात अपने कर रहे हैं वो दोनों बार अपने को अपोजिट मिलता है। नेक्स्ट अपने इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अपने परिभाषा इसकी किस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब किसी एक कुंडली या परिपथ में धारा परिवर्तित करते हैं, जैसे एक कुंडली या परिपथ का मतलब क्या हुआ, ए में कर रहे हैं, तो क्या होगा, धारा परिवर्तित करते हैं तो दूसरी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली या परिपथ के अंदर कह सकते हैं विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस घटना को ही अपने क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। मतलब प्राइमरी कोइल है, प्राइमरी के अंदर क्या करो, करंट के अंदर परिवर्तन करते हैं। प्राइमरी में अगर करंट के मान में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली के अंदर संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यही घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। मतलब यहाँ वहां अपने स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व जो पढ़ा था तो वो उसी कुंडली और उसी में करंट की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ अपने दो कुंडलियां लेंगे, प्राइमरी के अंदर करंट, सेकेंडरी के अंदर विद्युत वाहक बल। जब सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल की बात करेंगे या फ्लक्स की बात करेंगे तो प्राइमरी के अंदर करंट लेकर के चलेंगे। तो जैसे दो लेकर के अपने को यहाँ पे चलना है। एग्जाम्पल अपने इस प्रकार का दे सकते हैं। दूसरा अपने ट्रांसफॉर्मर वाला भी बना सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मर जब अपने पढ़ेंगे तो उसके अंदर बना देंगे कि उसकी बनावट कैसे होती है, उसके अंदर पटली किस प्रकार से क्रोड लोहे का लिया जाता है, वो आपने उसमें बात करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। जब परिभाषा लिखो तो जब प्राथमिक परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीयक परिपथ या कुंडली में विद्युत वाहक बल नहीं कह करके द्वितीयक परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से इस प्रकार से लिख सकते हो। डेरिवेशन आपको इसको अगर याद हो गया तो आप इसके अनुसार एक बार करंट का मान कुंजी को बंद करना, जब करंट का मान 0 से मैक्सिमम मान तक बढ़े उस कंडीशन में बता दोगे। दूसरा, जब कुंजी को आप खोल देते हो तो जब मैक्सिमम मान से करंट का मान वापस से क्या होगा, शून्य होगा, तो उस वाली कंडीशन में बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए सेम ही अपने जैसे दो कुंडली है अपने पास,
प्राइमरी कुंडली के अंदर अगर अपने करंट प्रवाहित कर रहे हैं, भाई एक ए मान ली, दूसरी अपने बी मान लेते हैं। प्राइमरी कुंडली के अंदर करंट प्रवाहित करते हैं क्या, यानी ए में धारा प्रवाहित हो रही है आई ए, बी उसके पास में रखी हुई है, उसके समचुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। धारा आई प्रवाहित होने पर दूसरी कुंडली से समचुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स या दूसरी कुंडली में कितना फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, फाई बी उत्पन्न हो रहा है। तो ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा अपने जैसे सब प्रेरण गुणांक की निकाली थी वैसे ही निकालेंगे। तो अपने ये कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्स का मान है जो सेकेंडरी कुंडली के अंदर उत्पन्न हो रहा है वो प्राइमरी कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि फाई बी समानुपाती होगा आई ए के, या फाई बी समानुपाती साइन हटा दो, अपने को क्या लगाना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, एम, जो कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। नेक्स्ट अपने जैसे m का मान निकाले तो आ जाएगा फाई बी अपॉन आई। m बराबर जब मान लेते हैं यदि आई ए इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो ये आएगा फाई बी के इक्वल। ये अपने ने परिभाषा देने के लिए इस प्रकार से किया है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, ताकि अपने डेफिनेशन लिख सके। यहां से अपने को क्या पता चल रहा है कि यदि यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक m, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को अपने किससे लिखते हैं भी, वैसे तो समानुपाती नियतांक है, जिसको समानुपाती नियतांक m को ही अपने क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलेंगे। m सब प्रेरण गुणांक को अपने जैसे l से लिखा था, इसमें अपने ने i को 1 एम्पियर मान लिया, आई ए को। कहने का मतलब ये है यदि प्राइमरी कुंडली के अंदर एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर सेकेंडरी कुंडली के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उस फ्लक्स का मान आंकिक रूप से अन्योन्य प्रेरण गुणांक के क्या होता है, बराबर होता है। या आप ऐसे कह सकते हो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान आंकिक रूप से उस फ्लक्स के बराबर होता है या द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स के बराबर होता है जो कि प्राइमरी कुंडली में एकांक मान की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न हुआ था। जैसे आप लिखना चाहो वैसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अपने ने पढ़ा था फैराडे का नियम। फैराडे नियम से अपने एक डेफिनेशन और दे सकते हैं। फैराडे नियम से, फैराडे नियम क्या कहता है, फैराडे नियम से विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है किसके, डी फाई अपॉन डी टी के। यहाँ बात कर रहे हैं सेकेंडरी कोइल के अंदर किसकी, फ्लक्स की, तो अपने इसको लिखेंगे ई बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी के। ई बी के द्वारा ही इसको अपने दिखा सकते हैं, सेकेंडरी कोइल की बात है। तो फाई बी का मान लिखे तो फाई बी बराबर क्या, फाई बी बराबर ये एक दो समीकरण नंबर इसको 1 दे सकते हैं, इसको 2 दे सकते हैं। समीकरण नंबर 2 के अंदर क्या कर दो, 1 से मान रख दो, भी 2 में रखना है 1 से, तो फाई बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी, और ये आ गया एम आई ए। ठीक है, m कॉन्स्टेंट है, m को बाहर निकालो, डी आई ए अपॉन डी टी, या मैं इसको कह सकती हूँ, इधर लिख देते हैं, ई बी इक्वल टू आ जाएगा m, नेगेटिव साइन को नीचे वाली टर्म के साथ रखो, इसको लिख देते हैं डी आई ए अपॉन डी टी। एम निकालना है अपने को, m निकालना है तो m को एक साइड रखो, m इक्वल टू आ जाएगा ई बी अपॉन माइनस डी आई ए अपॉन डी टी। यदि फिर से मान लेते हैं डी आई ए अपॉन डी टी और साथ में नेगेटिव साइन भी, अगर 1 एम्पियर है तो m बराबर क्या बनेगा, ई बी के इक्वल आ जाए। या विद्युत वाहक बल किसमें, सेकेंडरी कोइल के अंदर जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान है वो किसके बराबर आ गया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक m के बराबर होगा। तो कैसे डिफाइन करोगे कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान आंकिक रूप से उस विद्युत वाहक बल, या उसका नहीं कह करके ये बोलो सेकेंडरी कोइल के अंदर उत्पन्न उस विद्युत वाहक बल ईबी के बराबर होता है जो कि प्राइमरी कुंडली में धारा ह्रास की दर एकांक होने पर उत्पन्न हुआ था। भाई यहाँ डी आई ए अपॉन डी टी करंट के मान में परिवर्तन बता रहा है, लेकिन करंट के मान में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है। इसलिए अपने ने इसको क्या लिखा है, डी आई ए अपॉन डी टी इक्वल टू 1 लिया। तो इसको अपने क्या बोलेंगे कि प्राइमरी कोइल के अंदर करंट के मान में क्या हो रही है, टाइम के साथ कमी या ह्रास की दर आपने बोल सकते हैं। तो प्राइमरी कोइल के अंदर अगर करंट के मान में
जो कमी की दर एकांक होने पर सेकेंडरी कोयल के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की क्या होगा, बराबर होगा। आप इसको चाहे अपनी लैंग्वेज के अंदर कैसे भी लिखो, जैसे सेम रखना है आपको ध्यान। स्वप्रेरण गुणांक को डिफाइन किया, वैसे ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक को आपको डिफाइन करना है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी भी मात्रक और इसकी विमा की। अगर मात्रक की बात करें तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक जैसे स्वप्रेरण गुणांक का था वैसे ही मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक है इसका हेनरी, किसमें, MKS पद्धति के अंदर। और अगर इसकी विमा लिखना चाहें तो विमा आपको पता होगी किसकी, एल की अपने ने निकाली थी, M1 L2 T-2 A-2, यानी M1 L2 T-2 और A-2। ये बस चीजें आपको ध्यान रखनी है। परिभाषा लिखना, विमा क्या होती है, मात्रक क्या होता है, और आपको उसको डिफाइन करना दोनों तरीके से आने चाहिए। तो अपने ने पढ़ लिया स्वप्रेरण गुणांक और उसके बाद अपने ने पढ़ लिया अन्योन्य प्रेरण गुणांक। वापस से इसको रिवाइज कर देते हैं एक बार। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के अंदर अपने को क्या रखना है, दो कुंडलियां, दो कुंडली में अपने नाम देने के लिए उसको ए बी से बोलो या प्राथमिक और द्वितीयक से बोलो, वो आपकी मर्जी है। तो उसके लिए अपने को बताना है कि जब प्राथमिक परिपथ के अंदर यानी धारा के मान में परिवर्तन करने से द्वितीयक कुंडली के अंदर या द्वितीयक परिपथ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। फिर अपने को इसको एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा और डिटेल से समझाने के लिए दो एग्जांपल ले लेना कि एक अपने पास प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली ए और बी है। ए के साथ में क्या क्या लगा हुआ है, एक कुंडली लगी है, कुंडली के श्रेणी क्रम में अपने ने बैटरी या सेल लगा रखा है और एक कुंजी लगा रखी है। प्राइमरी सेकेंडरी जो कोयल है उसके साथ में सिर्फ अपने ने क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर लगाया है। जैसे ही अपने क्या करेंगे, अपने ने यहाँ देखो ज्यादा से ज्यादा संबंध उससे यानी फ्लक्स संबंध हो, ए से बी, ए पर उत्पन्न हो रहा है वो बी से संबद्ध हो, इसके लिए अपने ने क्या किया है, एक कुंडली के ऊपर ही अपने ने बी को लपेट दिया, इसके लिए लपेटा है। आप इसको ऐसे बताना फिर कि जैसे ही अपने कुंजी के को क्या करते हैं, यानी बंद करते हैं, खोलना मतलब इसमें करंट बहना बंद हो जाएगा, बंद करना इसका मतलब इस सर्किट के अंदर करंट बहना शुरू हो जाएगा। अभी कोई करंट नहीं बह रही थी, जैसे ही कुंजी के को दबाएंगे सर्किट में करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। करंट जैसे जैसे बहेगा तो क्या होगा, जो कुंडली है इसके अंदर, इस कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र में जैसे जैसे करंट का मान टाइम के साथ साथ अपने मिनिमम मान से बढ़ेगा मैक्सिमम मान तक, वैसे वैसे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या कह दो बल रेखाओं के अंदर परिवर्तन आएगा। अभी पहले बल रेखाएं कम गुजरे फिर ज्यादा गुजरने लगेगी। जब तक मान करंट का क्या नहीं होता, स्थायी नहीं हो जाता, तब तक उसके अंदर बल रेखाओं की संख्या, उसी को अपने ये बोलते हैं कि उससे फ्लक्स निर्गत होगा। ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स सेकेंडरी कोयल से भी क्या हो रहा है, संबद्ध हो रहा है, जिसके कारण इसके भी फ्लक्स के अंदर समय के साथ में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप क्या देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है, विक्षेप आया। अब इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आना ये दर्शाता है कि सर्किट में बिना बैटरी और बिना सेल लगाए ही क्या हो रही है, धारा बह रही है। ये धारा बहने का मतलब इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन इसके यही है कि प्राइमरी पर जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ या फ्लक्स संबद्ध हुआ, वही सेकेंडरी से संबद्ध होने के कारण, उसमें समय के साथ परिवर्तन होने के कारण उसके अंदर क्या हुआ है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। और विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के कारण ही सर्किट के अंदर बी में भी क्या होने लग गई, धारा प्रवाहित होने लग गई। तो इस घटना को अपने अन्योन्य प्रेरण बोल देंगे। नेक्स्ट अपने इसको बंद करने वाली कंडीशन भी बता देंगे, जब मैक्सिमम मान से करंट का मान अपने मैक्सिमम मान तक बढ़ जाएगा तो अपने ने क्या कर दिया, कुंजी के को खोल दिया, धारा ना बहे इसके लिए, मतलब करंट का मान पहले मैक्सिमम मान तक बढ़ा हुआ था, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे अपने मैक्सिमम मान से शून्य की तरफ आएगा। तो अब फिर क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फिर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, फिर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा, जिससे पता चलता है कि इसमें क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। अन्योन्य प्रेरण गुणांक को डिफाइन करने के लिए अपने दो कुंडलियां लेंगे। जैसे मान लिया कि एक अपने पास कुंडली ए है, दूसरी अपने पास बी है।
ए के अंदर प्रवाहित होने वाली करंट, ए और बी को दोनों को पास पास रखा है। ए में अगर आइए या कहें आइए धारा प्रवाहित करने पर सेकेंडरी कुंडली बी के अंदर फाई बी अगर फ्लक्स उत्पन्न होता है तो इस फ्लक्स का जो मान है वो प्राइमरी कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे ए में धारा आइए, बी में फ्लक्स उत्पन्न हुआ फाई बी का मान समानुपाती होगा किसके, आइए के समानुपाती साइन हटा करके कांस्टेंट लगा दिया, m बराबर फाइव बी अपॉन फाइव ए, और आई ए का मान क्या आ गया, 1 एम्पियर आ गया, m बराबर आ गया 5 बी। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास में आ गई। नेक्स्ट अपने इसको परिभाषित किया, यहाँ से इसको परिभाषित करने के लिए अपने ने जैसे क्या लिया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को डिफाइन करना है। इसके लिए अपने ने आई ए बराबर 1 माना, लेकिन इस कंडीशन में अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसके बराबर आ गया, द्वितीय कुंडली के अंदर उत्पन्न फ्लक्स के बराबर। तो ये कह सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक m आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली के अंदर उत्पन्न फ्लक्स के बराबर होता है जब प्राइमरी कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा उत्पन्न करने पर यानी उससे संबद्ध हुआ था। एक परिभाषा यहाँ से, दूसरी अपने फैराडे नियम पढ़ा है जिसको अपने इस प्रकार से लिखते हैं, भी सेकेंडरी कुंडली के अंदर फ्लक्स उत्पन्न हुआ फाई बी, तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल को ऐसे लिखा जाएगा, ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी से बी भी दोनों तरफ लगा दिया। फाई बी का मान इससे पुट कर देते हैं, फाई बी का मान समीकरण 1 से रखा, यहाँ से क्या निकाल लिया, यहाँ से एम निकाल लिया, फिर यहाँ से परिभाषा अपने को लिखनी है। इसके लिए अब हर वाली जो टर्म है फिर से 1 एम्पियर मान लो, हर में जो लिखा है उसको पूरे को माइनस के साथ में माइनस डी आई ए अपॉन डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो अपने इसको फिर यहाँ से डिफाइन करेंगे कि द्वितीय अन्योन्य प्रेरण गुणांक आंकिक रूप से उस द्वितीय कुंडली के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि प्राइमरी कुंडली में करंट के ह्रास की दर एकांक एम्पियर पर प्रवाहित होने पर उत्पन्न हुआ था। तो अपनी सेकंड परिभाषा आ गई। फिर इसका मात्रक अपने ने निकाल लिया, यानी हेनरी विमा सेल, एल और एम की कहीं पे भी मात्रक और विमा, और ये चीज अपने ने पीछे निकाल ली है, तो आप पिछली वाली क्लास के अंदर देख सकते हो अगर कोई चीज आपके नहीं समझ में आई तो। नेक्स्ट अपने इसमें बात करेंगे किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जैसे अपने ने उसमें निकाला था ना, किसमें, स्वप्रेरण गुणांक, जैसे किसी प्रीनालिका का वैसे ही इसके अंदर भी निकालेंगे। तो वो आज की क्लास में नहीं, अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू क्लास देखने के लिए।